नमस्कार, सलाम। न्यूज क्लिक के इस खास कार्यक्रम इंडिया की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकुल सरल और आज हम जिन 3 मुद्दों पर बात करने जा रहे हैं उस पर मेरे साथ हैं मेरे पत्रकार साथी रवि कौशल और अदिति। आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम 3 जिन अहम मुद्दों पर बात करने जा रहे हैं उसमें सबसे पहला मुद्दा है राहुल गांधी का बिहार दौरा, बिहार के दरभंगा का दौरा। राहुल के इस दौरे के क्या मायने हैं और क्यों उन्हें रोका गया, क्यों डर गए नीतीश और बीजेपी की सरकार। मुद्दा नंबर 2, भारत पाकिस्तान संघर्ष और सीज फायर, हमने क्या पाया। और मुद्दा नंबर 3, दूसरों को राष्ट्रभक्ति का पाठ पढ़ाने वाले, चरित्र प्रमाण पत्र बांटने वाले भाजपा नेता क्यों नहीं करते सेना और महिलाओं का सम्मान। तो शुरू करते हैं चर्चा। आपने देखा कि राहुल गांधी बिहार दौरे पर पहुंचे। एक बहुत ही सामान्य सा कार्यक्रम था। दरभंगा में उन्हें एक छात्रावास में जाना था, अंबेडकर छात्रावास में। छात्रों से बातचीत करनी थी। नाम उन्होंने दिया था शिक्षा न्याय पर उनकी बात थी। इस पर भी इतना हल्ला गुल्ला हंगामा हुआ कि राहुल गांधी को जाने से रोका गया। ऐसी क्या बात थी? धारा 144 लगा दी गई क्षेत्र में। कहा गया कि आपके पास अनुमति नहीं है। अनुमति एक शिक्षण संस्थान के एक छात्रावास में जाकर छात्रों से अगर संवाद करना चाहें और वो भी लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता, तो उसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। तो फिर भी उन्हें रोका गया, लेकिन वो नहीं रुके और उन्होंने जाकर वहां छात्रों से बातचीत की, काफी अहम बातें की और उसके बाद वो खुले फिल्म भी देखने गए। तो इस पर क्या है पंच, बताएंगे रवि। मुकुल जी, मुझे लगता है कि इस पूरे एक्सरसाइज में राहुल की तरफ से जो मैसेजिंग का जो सवाल था वो कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। इस लिहाज से कि एक मूवी देखना आपका एक प्राइवेट अफेयर हो सकता है, लेकिन क्यों आप लोगों को बता रहे हैं कि आप एक ख़ास मूवी देखने जा रहे हैं, पर्टिकुलरली जो सोशल जस्टिस के एक आइकॉन जो हैं उनसे जुड़ी हुई मूवी। तो ये मुझे लगता है कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो राहुल ने एक मैसेज दिया। अदिति, इस पर क्या है आपका पंच? मुकुल जी, मेरा मानना ये है कि बिहार चुनाव के चलते और भारत पाक तनाव के बीच तिरंगा यात्रा निकाल कर भाजपा जो है एक ध्रुवीकरण का माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। इसमें राहुल का एक सोशल जस्टिस और कास्ट सेंसस का मुद्दा बनाए रखना उससे परेशान नजर आ रही है भाजपा। क्या है आपका पंच मुकुल जी? दीदी, मेरा मानना है कि बिहार में चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। तो राहुल ने जाति जनगणना से आगे बढ़कर जाति जनगणना कैसे लागू हो, उसका आरक्षण का कैप कैसे खत्म हो और उसके आगे जाकर प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं में भी आरक्षण की बात करके एक बड़ी लकीर खींच दी। एक बड़ा चुनावी मुद्दा वहां एक तरह से शुरू कर दिया है। तो मैं चर्चा की शुरुआत करूं रवि आपसे। रवि, क्योंकि आप बिहार से बिलोंग करते हैं, बिहार से आते हैं, तो इस समय जो राजनीति, अब उल्टी गिनती शुरू हो गई। सितंबर अक्टूबर या नवंबर तक वहां चुनाव हो जाएंगे। राहुल गांधी ने बिहार को चुना, दरभंगा, वो भी एक शिक्षण संस्थान के छात्रों से बातचीत के लिए। उस पर इतना उनके लिए रोक टोक, ये सब क्या दिखाता है कि क्या वहां बिहार में क्या सीन है? मुकुल जी, एक इंटरेस्टिंग बात आपको एक चीज़ और बताऊं तो ये दरअसल बीजेपी के कैंप के अंदर भी जो है थोड़ी सी खलबली पैदा की होगी, क्योंकि जो लोक जनशक्ति पार्टी के जो नेता हैं, अगर आप याद करें रामविलास पासवान के दौर को, तो रामविलास पासवान जो है अपने दौर में ये बात बहुत प्रमुखता से पहले ही उठाना शुरू कर चुके थे कि प्राइवेट सेक्टर में आप हमें रिजर्वेशन दीजिए, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट का सिस्टम और कॉन्ट्रैक्ट के बाद में ठेकेदारी और फिर धीरे धीरे जो सरकारी जो हम कहें कि निवेश कम होना शुरू हुआ। तो ये बात सबको समझ में आ रही थी कि आरक्षण, अगर प्राइवेटाइजेशन बढ़ रहा है और आरक्षण नहीं मिल रहा है, तो एक जो नया रास्ता खोलने की बात थी प्राइवेट सेक्टर में, वो वहाँ पे रिजर्वेशन के थ्रू हो। इसके लिए कई जगहों का रेफरेंस भी लिया जाता है। अमेरिका में जैसे हर कंपनी जो है उसको अपना जो सोशल ऑडिट होता है वो कराना होता है। इसमें वो यूजुअली बताते हैं कि उनका एक हम जैसे कहें कि कंपनी का प्रोफाइल किस तरीके का है, कि उसमें कितने ब्लैक काम करते हैं या कितने जो हैं
आपका लैटिन अमेरिकन जो लोग हैं वो काम करते हैं, अलग अलग डाइवर्सिटी ग्रुप्स के लोग काम करते हैं। तो इस मूव के जरिए दरअसल क्या है, क्या जो है चिराग जो है वो रीअलाइन अपनी पॉलिटिक्स को करेंगे या कुछ चिराग पर तो खैर होगी, सवाल है। वो तो अपने को हनुमान जी कहते हैं, हनुमान कहते हैं मोदी जी का। खैर उनकी राजनीति, क्योंकि उनके पिता जिनका आपने जिक्र किया रामविलास पासवान, उन्हें भी जिस तरह से कहा जाता था, मेरा कोई शब्द नहीं है, मौसम विज्ञानी, वो भी मौसम देख के इधर उधर चले जाते थे। इस समय मौसम काफी गर्म है, खैर जब तक चुनाव आएंगे देखना होगा कितना और गर्म होगा। तो अदिति, अगर मैं आपसे पूछूं कि जिस तरह से आरक्षण की बात की, उन्होंने कहा कि शिक्षण संस्थाओं में पैसा डाले सरकार, आरक्षण के कैप की बात की कि 50% से ऊपर ये जाए, और फिर वो प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहे हैं, तो क्या चिराग की बात तो की, नीतीश को क्या उससे क्या दिक्कत हुई जो उन्होंने इतना रोकना चाहा, या बीजेपी में किस तरह की खलबली है, और एफआईआर तक हुई है शायद उन पे कि वो बिना अनुमति के शिक्षण संस्थान में चले गए। इस पूरे सीन को बिहार की राजनीति की परिप्रेक्ष्य में आप कैसे देख रहे हैं? एक तो मुकुल जी, कांग्रेस का ज्यादातर लोगों का मानना है कि बिहार में कुछ खास प्रेजेंस नहीं है, वो महागठबंधन का हिस्सा है। उसके बावजूद राहुल गांधी से मतलब इतना बड़ा एक वो करना, कुछ लोगों का कहना है कि ये नीतीश ने शायद जान के किया है, लेकिन नीतीश, जैसा कि आजकल खबरें आ रही हैं, जितना सुन रहे हैं कि नीतीश थोड़ा सा बैकफुट पे ही लगे हुए हैं। तो इसमें मुझे सबसे ज्यादा परेशानी इस चीज की हो रही है, मुझे लग रहा है कि भाजपा को इस चीज से बहुत परेशानी हो रही है, क्योंकि जिस मुद्दे को वो बनाए रखना चाहते हैं राहुल गांधी लगातार जो है, और बिहार की राजनीति ऐसी रही है कि इसमें आज तक ऑपोजिशन के हर तरह की सोच के लिए इतनी स्पेस रही है। एक बहुत ही वाइब्रेंट, जिसे कहते हैं, पॉलिटिकल स्पेस रहा है बिहार में, चाहे वो लेफ्ट हो, सोशल जस्टिस हो, सोशलिस्ट हो, चाहे वो जो भी हो। ये मतलब उन्हें नहीं, एलओपी को या राहुल गांधी को न जाने देना, धारा 144 लगाना, फिजिकली एयरपोर्ट में प्रिवेंट करना, पीछे के रास्ते से वो गए। कहाँ जा रहे थे वो? अंबेडकर छात्रावास में छात्रों से बात करने जा रहे थे ना। तो मुझे यही लगता है कि क्या भाजपा को, जैसे रवि कह रहे हैं, अंदर ही अंदर हड़कंप मची हुई है कि कुछ होने वाला है कुछ। तो वो मेरा भी यही मानना है कि देखिए, उनका जाना शायद इतनी बड़ी खबर नहीं बनती, जितना बड़ी खबर ये बनी है कि उन्हें रोका गया। मुझे लगता है कि ये इतने बड़े बड़े घाघ जो राजनीतिक हैं, नीतीश कुमार जैसे, और वहां बीजेपी, वो ये कदम उठा रहे हैं, आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि आप रोकेंगे तो वो एक खबर बनेगी, और उनका काम हो गया एक तरह से। उन्होंने छात्रों के बीच भी गए, रोके नहीं रुके। वो फुले फिल्म भी देखने गए, उन्होंने मैसेज दिया कि ये फिल्म सबको देखनी चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने तो कई फिल्में प्रमोट की हैं, लेकिन फुले फिल्म बीजेपी वालों ने किसी ने प्रमोट नहीं की। इसका भी एक खास मैसेज है कि वो राहुल गांधी देखने जा रहे हैं और उसे एक मैसेज दे रहे हैं। और मुकुल जी, इससे पहले एज एलओपी मैं आपको याद दिला दूं कि वो पहलगाम भी गए थे जी। वो सौरभ द्विवेदी जो मार्टर हैं उनके यहाँ भी गए थे, वो हिमांशी जो नेवी ऑफिसर उनके वहां भी गए थे, हाँ शुभम द्विवेदी। मतलब कि हर जगह वो गए हैं, और जाते रहे हैं एज एलओपी। यहाँ ऐसी क्या खास बात हो गई थी? और आप, वो खास बात यही है कि जैसे वहां महागठबंधन, जिसे हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, आरजेडी है और लेफ्ट है साथ में, और लेफ्ट ने तो जो माले वहां एक अच्छी पार्टी, मजबूत पार्टी है, दीपांकर ने तो काफी इस पर सख्त ऐतराज किया कि राहुल को क्यों रोका गया। एक लोकतांत्रिक देश में छात्रों से कोई मिलने जा रहा है। इस तरह की चीजें वाकई में, जैसे आपने इससे पहले बिहार में देखी है कि इस तरह से राजनीति हुई है? नहीं मुकुल, मुझे स्पेस रही है मेरे मतलब, हालांकि मेरी राजनीतिक, मैं ये कहूँ कि जैसे नॉलेज, मतलब मेरा जो अनुभव है वो आप लोगों से काफ़ी कम है, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि इतना विशेष तरीके से तो नहीं देखा है। पर इतना तो आप मानेंगे, जो अदिति ने भी कहा कि जिस तरह से राजनीतिक तौर पर जागरूकता है बिहार में, वो कहीं और मुश्किल से देखने मिलती है। जैसे आंदोलन की जमीन है वो, वहां अगर आप इस तरह का काम करेंगे तो आप एक तरह से विपक्ष को ही मजबूत कर रहे हैं वो लोग। अब वो उनका काम और हो गया। एक और चीज जो मुकुल जी देखने वाली जो बात है ना, देखिए बिहार में एक ये मतलब अपनी किस्म का एक अनूठा प्रयोग था कि जहाँ पे वहाँ की पिछली सरकार की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे इन लोगों ने ये जो सोशियो इकोनॉमिक जो आपका कास्ट सेंसस जो है लेके आए, इससे उन्हें पता चला कि वहाँ पे कौन लोग कितने गरीब हैं और किसके पास कितने संसाधन हैं। अब है ये कि
जब ये सरकार बदली तो नीतीश ने उस पर बात करना छोड़ दिया, लेकिन अब राहुल के जरिए वो जो है दोबारा उनको जो है उसी प्लैंक पे धकेल रहे हैं कि आप ये जो आपका जो काम था, जो आपने किया, जो आप कह रहे थे, क्योंकि उसमें सिर्फ मैं ये कहूँ कि SC या ST तो है नहीं, OBC भी है, और बहुत बड़ा जो चंक है, बहुत बड़ा जो चंक है वो तो नीतीश को सपोर्ट करता है। तो सवाल तो शायद इसी वजह से उन्होंने ये SC ST वाला छात्रावास भी चुना। वो सवाल तो उनसे भी पूछेंगे कि आप क्यों नहीं बोल रहे हैं। तो वही बात, अब हम चलते हैं अपने दूसरी मुद्दे की तरफ, इसी से जुड़े हुए, जो अदिति ने भी कहा कि बीजेपी की एक मंशा ये है कि वो पूरा अब चुनाव आगे जो जितनी भी बातें हों वो सभी इस भारत पाकिस्तान संदर्भ में हों, इस तनाव के और इस जो हमारी जीत हुई है या जैसी रणनीतिक हमने योजनाएं बनाई। लेकिन राहुल चाह रहे हैं कि वो चीजें फिर लौटे हमारे बुनियादी मुद्दों की तरफ, हमारे बुनियादी सवालों की तरफ। उसमें जाति जनगणना, उसे कैसे लागू किया जाए, ये एक मेन सवाल है। तो दूसरा मुद्दा दोस्तों, हमने जैसे आपको बताया कि है भारत पाकिस्तान संघर्ष। पहले संघर्ष हुआ, जब हमने पिछले सप्ताह आपसे बात की थी उस समय पूरा देश एक तनाव में था। 9 मई को जब हमने आपसे इंडिया की बात की उस समय पूरा देश एक तनाव में था, एक युद्ध के बादल छाए हुए थे, अघोषित युद्ध चल ही रहा था, पूरे युद्ध की आशंकाएं थी, लोग अमन की बात कर रहे थे, लोग उधर उन्माद में भी थे कि पूरा हमला कर दिया जाए, POK को कब्जा लिया जाए, ये सारी चीजें। इस बीच पूरी बातचीत की प्रक्रियाएं शुरू हुई, इंटरनेशनल भी दबाव सामने हमने देखे किस तरह से चीजें आई, जिस तरह से ट्रंप साहब ने बार बार बताया कि उन्होंने कैसा हस्तक्षेप किया। तो हमने आखिर हासिल क्या किया इस संघर्ष में और इस सीज फायर में? क्या है आपका पंच, अदिति बताएं। मेरा ये मानना है मुकुल जी कि हमारी सेना की कोशिशों के चलते पाकिस्तान को सबक सिखाने में हम काफ़ी हद तक कामयाब हुए हैं, लेकिन ये जो सीज फायर हुआ इसके ऊपर जो अभी सवालों के बादल छाए हुए हैं, इससे इंडिया का एक परसेप्शन जिसे कहते हैं उस पर बहुत बड़ी आंच आई है कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या समझौता हुआ। क्या है आपका पंच मुकुल जी? हाँ, मेरा भी मानना यह है कि सीज फायर पर हम खुश हैं, लेकिन सीज फायर किस तरह हुआ उस पर हमें थोड़े से डाउट हैं, सवाल हैं। और मेरा मानना है कि सेना ने अपनी कार्रवाई ठीक की जो उसे लक्ष्य दिया गया, लेकिन हम राजनीतिक और कूटनीतिक रूप से काफी हद तक फेल हुए इस मामले में। रवि, क्या है इस पर आपका पंच? मतलब मुकुल जी, मैं जब इसके बाद में ये जब पूरा सीज फायर हुआ उसके बाद चीज़ें समझने की कोशिश कर रहा था, सेना की तरफ से भी जो है 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, ये समझ में आया कि हम मतलब मॉडर्न वॉरफेयर में हम कहाँ खड़े हैं और हमारी हम वो कौन से इलाके हैं जहाँ पे हमें अपने आप को मजबूत करना है, वो अब हमारे लिए साफ टारगेट्स हैं। ये हमारे लिए एक अच्छी चीज़ है। तो अदिति, हम बातचीत शुरू करें इस मुद्दे पर, क्योंकि बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है ये और पूरे देश इस पर एकजुट नजर आया। और जब हम पिछली बार बैठे थे 9 मई को, 6-7 मई की रात ये सब भारत ने अपनी स्ट्राइक कर दी थी पाकिस्तान ऑक्युपाई कश्मीर पर और उसके पाकिस्तान के भीतर। उसके बाद चीज़ें बदली, फिर पाकिस्तान ने कार्रवाई शुरू की, फिर उसका हमने जवाब दिया और ये सब चला। सेना ने लगातार हमें सूचित किया, हर दिन बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विदेश मंत्रालय की ओर से और सेना की ओर से कि क्या क्या हुआ। इस दौरान बहुत सारी अफवाहें रहीं, बहुत सारा उन्माद रहा, फेक न्यूज़ रहीं तमाम। लेकिन कुछ सवाल वहीं बने हुए हैं, जैसे आतंकवादी अभी तक वो पकड़े नहीं गए जो पहलगाम के दोषी थे। फिर क्या हम ये माने कि हमने एक आतंकवाद पर कड़ी कार्रवाई की है और पाकिस्तान को एक बड़ा सबक मिला है, और उस दौरान जो हमने अभी बातें की डिप्लोमेटिक तौर पर हम कहाँ खड़े रहे? आखिर इस पूरे संघर्ष और इसके सीजफायर के बाद अब भारत को क्या हासिल हुआ और उसका क्या एक परिप्रेक्ष्य पूरे विश्व में बन रहा है? मुकुल जी, इसमें मतलब मैं ऑब्वियसली एक बहुत ही साधारण उस तरह की जानकारी से ये कहना चाहूँगी कि जहाँ तक मिलिटरीली है, मुझे लगता है कि हाँ, पाकिस्तान को हम एक हद तक सबक सिखा चुके हैं हमने, क्योंकि उनको टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया है और सेना ने वो तस्वीरें भी दिखाई हैं और पाकिस्तान ने भी ये एडमिट किया है कि उनके टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को।
जहां तक कूटनीति डिप्लोमेसी का सवाल है, वो एक सबसे बड़ा जिसे कहते हैं सवाल है। ट्रंप 6 दिन में 6 बार बोल चुके हैं कि उन्होंने, कभी बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, कभी कहते हैं मैंने ब्रोकरेज की है, कभी बोलते हैं कि मैंने कराया है, कभी बोलते हैं कि ट्रेड टैरिफ के चलते कराया है। इस सारे सिनेरियो में भारत के को जो डिप्लोमेटिकली जो करना चाहिए था, वो बिल्कुल ही चुप्पी की वजह से जो कंफ्यूजन छा रहा है, उसमें मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही बड़ा जिसे कहते हैं भारत की जो अभी तक साख रही है दुनिया में, उसमें एक चोट लगने की पूरी आशंका है। दूसरा, लोगों का ये भी कहना है कि हमारे साथ अब कौन खड़े हैं, मतलब कौन से देश हमारे साथ खड़े हैं, कि कोई हमारे सामने, जबकि पाकिस्तान के साथ अब हम नाराज हो रहे हैं कि तुर्की है, अजरबैजान है, पर्दे के पीछे चाइना है, तो लेकिन हमारे साथ कौन खड़ा है? हमारे अब तालिबान से बात हो गई है, तालिबान से सिर्फ तालिबान से बात हुई है, मतलब आप सोच सकते हैं। तो मुझे लगता है मिलिटरीली डेफिनेटली एक सबक है, लेकिन डिप्लोमेटिकली लोगों का कहना है, जो विशेषज्ञ है, अभी बहुत 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 सारे सवाल। तो जैसे अदिति ने भी कहा कि सेना ने अपना काम किया, उसे जितना टारगेट दिया उसने अचीव किया, बता दिया। लेकिन हम राजनीतिक और कूटनीतिक यानी डिप्लोमेसी लेवल पर कहीं थोड़े से काफी फेल नजर आए, थोड़े भी क्या ज्यादा ही। और ट्रंप साहब के बारे में जैसे कहा कि वो कुछ कुछ बोल रहे हैं, ये सब जानते हैं, लेकिन उसके बारे में एक बात साफ है कि वो कुछ भी बोल रहे हों, लेकिन हम ट्रंप जो है अमेरिका का राष्ट्रपति है। भले ही आप कहें कि रोज, हालांकि उन्होंने एक चीज बनाए रखी है कि उनकी मध्यस्थता में ही ये सीज फायर हुआ। हम लोगों ने भले ही स्वीकार नहीं किया, हमारे प्रधानमंत्री ने कोई शब्द या थैंक यू वो नहीं कहा, जबकि उनके पुराने नहीं, हमें क्यों कहना है? उन्होंने जो लेकिन पाकिस्तान ने इसका खूब गाना गाया। हमने कहा कि मैं इसलिए पूछ रहा हूं आपसे कि हमारी अब तक की नीति थी, भारत और पाकिस्तान के जितने भी मसले होंगे वो द्विपक्षीय वार्ता से हल होंगे। शिमला समझौते के बाद तो बिल्कुल तय हो गया था, और कश्मीर का मसला जिस तरह से उसने सोचा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आ जाए, उसकी सुगबुगाहट शुरू हुई। क्या ये सब आप राजनीतिक तौर पर देखते हैं कि हम कहीं कमजोर रह गए? नहीं, मुझे लगता है कि राजनीतिक तौर पे, मतलब मुझे नहीं लगता कि कमजोरी जैसा कोई चीज़ है, लेकिन इसमें जो दूसरा पक्ष है जो हमें समझना चाहिए, सेना के लिहाज से भी या फिर बतौर हम जिसे कहें नेशनल सिक्योरिटी के सवाल से भी अगर हम देखते हैं, इसमें मुगल जी एक इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट ने एक जो हमें लेसन दिया है वो ये दिया है कि जो आपका सेल्फ रिलायंस का जो इनिशिएटिव है उसको आपको पुश करना ही पड़ेगा। आप हो सकता है भले तौर पे आप जो है फ्रांस से रफाल ले लीजिए, मैं कहूँ रशिया से S-400 ले लीजिए, या फिर दूसरी जगहों से आप अलग अलग संसाधन ले लीजिए, लेकिन इस कॉन्फ्लिक्ट ने ये भी दिखाया कि आपके जो इंडिजीनियसली तैयार किए हुए जो हथियार थे, चाहे वो आकाश तीर की बात है, चाहे आपके हम ये कहें ब्रह्मोस की बात है। ब्रह्मोस को आपको रिमाइंड कराऊंगा कि ये दोनों का जॉइंट हमारा जो है कोलैबोरेशन था, रशिया और इंडिया का, और हम उसमें सेल्फ रिलायंट हैं। और जो उसकी एक्सरसाइज हुई और जो हमने मारा है नूर खान एयरबेस या फिर सरगोदा के आसपास, भोलारी के आसपास जो मारा है, मतलब आप दुनिया भर से सामान ले सकते हैं क्योंकि एक्सपर्टीज हो सकती है, लेकिन आप अपना जो सेल्फ रिलायंस का जो इनिशिएटिव है, जो आपका अपना प्रोडक्शन है, आप उसको तो बिल्कुल अबैंडन नहीं कर सकते। ये बात साफ तौर पे इसमें आई है। तो अदिति, जैसे ये भी आया, जैसे मैंने कहा कि भाई देखिए वो अभी पहलगांव के दोषी नहीं पकड़े गए, तो इसलिए इंसाफ मुझे लगता है कि अधूरा है। और ये पहली ऐसी जो रही अघोषित युद्ध कहा जाए या संघर्ष कहा जाए, कि इसमें कोई भी देश ये मानने को तैयार नहीं है कि वो जीत गया है, मतलब पूरी तरह ये कहने दावा नहीं कर पा रहा या वो हार गया है। दोनों तरफ उन्होंने भी विजय उत्सव मना लिया है और हमारी तरफ भी तिरंगा यात्राएं शुरू हो गई हैं, लेकिन आतंकवाद एक सच्चाई है और वो खतरा अभी बना हुआ है। और अभी इस तरह की कार्रवाइयों से मुझे नहीं लगता कि ये सब चीजें थम गई हैं। कुछ दिन बाद फिर कोई विवाद शुरू हो तो एक बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। खैर, हमें सतर्क रहने की हर तरह से जरूरत है। सरकार तो अपना जो काम करेगी, सेना तो बिल्कुल डटी हुई है, उसने कहा भी है कि वो बिल्कुल चौकस है। एक नागरिक के तौर पर हमें आ रहा है ये काम है कि हम तथ्यों पर बात करें और अफवाहों से बचें और एकता बनाए रखें। अब एकता की ही बात आई है तो हमारा तीसरा मुद्दा इसी पर है कि एकता की एक तरफ बात कही जा रही है, बीजेपी के द्वारा बहुत कहा जाता है कि एकता और देशभक्ति का वो सबको प्रमाण पत्र बांटते हैं, चरित्र प्रमाण पत्र बांटते हैं,
लेकिन उनके मंत्री, उनके नेता, उनके कार्यकर्ता लगातार हम देख रहे हैं, हर विवाद में, हर मौके पर हमने देखा, और इस बार भी हमने देखा कि अब कर्नल सोफिया कुरैशी, जिस पर पूरे देश को नाज है, उसको लेकर ऐसी अभद्र टिप्पणी वो भी एक मंत्री महोदय करते हैं और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। तो हमारा तीसरा मुद्दा यही है कि दूसरों को राजभक्ति का पाठ पढ़ाने वाले ये बीजेपी वाले क्या करते हैं, इस पर क्या है अदिति आपका पक्ष? मुकुल जी, मेरा ये मानना है कि ये बहुत ही शर्मनाक स्थिति है और बहुत ही डिमोरलाइजिंग है कि कर्नल सोफिया कुरैशी पे, जो हालांकि वो मंत्री माफ़ी मांग चुके हैं, लेकिन माफ़ी काफ़ी नहीं है, क्योंकि इस वक्त देश का जो सेंटिमेंट है, जो माहौल है, उसमें सुप्रीम कोर्ट की फटकार को भी हल्के लेना। वो अभी तक मंत्री बने हुए हैं और भाजपा के उच्च नेतृत्व की चुप्पी बहुत ही शर्मनाक है। क्या है आपका पंच मुकुल जी? अदिति, मेरा मानना है कि पहली बार नहीं है, हम इससे पहले भी देख लें, चाहे वो हिमांशी नरवाल का मामला था, ये मामला है। बीजेपी वाले लगातार कुछ ऐसे ऐसे कमेंट, ऐसी ऐसी भद्दी टिप्पणियां करते रहते हैं और वो दूसरों को देशभक्ति का पाठ पढ़ाते हैं। लेकिन ये भी पहली बार है, मुझे ये देखकर अच्छा लगा कि कोर्ट ने इस पर स्वतः संज्ञान लिया और उस पर इतनी तकड़ा उस पर उसने फटकार लगाई और मध्य प्रदेश सरकार को मजबूर होना पड़ा कि FIR लिखे। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। रवि, इस पर क्या है आपका पंच? मुकुल जी, मेरा पंच इसमें पूरे मामले में ये है कि हेट को अगर हम पहली बार देख रहे हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जो जानकार हैं वो भी इसे जो है अब खतरनाक मान रहे हैं। तो अदिति, जैसे कोर्ट ने भी संज्ञान लिया, ये भी हमने देखा कि वाकई इस बार जो सोच रहे थे कि भाई सरकार तो नहीं लेगी, बीजेपी नहीं लेगी संज्ञान, जिस पर मैंने कहा कि पहली बार नहीं है। और महिलाओं को लेकर तो खास तौर से, तो ये सेना का भी एक मामला है, सेना की एक अफसर है कर्नल सोफिया, और एक महिला का भी मामला है। इस पर जिस तरह से महिला आयोग भी बोला, मुझे अच्छा लगा, वरना महिला आयोग हम भूल गए थे कि महिला आयोग भी इस देश में है, राष्ट्रीय महिला आयोग। वो किसी जो भी बीजेपी से जुड़ा कोई मुद्दा होता था उनके यहाँ खामोशी होती थी। लेकिन क्यों इस बार ये इतना महत्वपूर्ण है आपकी नजर में? मुझे इस बार मुकुल जी इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण लग रहा है। एक तो क्योंकि इस वक्त जो एक माहौल है, एक एकता का माहौल, विक्रम जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी है, उन्होंने भी बोला था कि पूरा टेररिज्म का जो पहलगाम अटैक का था ये कि हमारे बीच में एक विभाजन किया जाए। उसके लिए सेना ने एक संदेश दिया, जहाँ पे व्योमिका सिंह और सोफिया उस माहौल में, जहाँ ये और विपक्ष भी एकदम सरकार के साथ बनी रही, एक एकता का माहौल था जो एक अलग तरह से मैसेज दे रहा था टेररिज्म को कि हम एक हैं। उसके ऊपर ये चोट करता है। तो क्या आप उन लोगों के साथ हैं? आप लोग क्या उन लोगों का फायदा उठाना चाह रहे हैं? मैं ये सोचती हूँ कि ये बहुत ही, जिसे कहते हैं, शर्मनाक है। और अच्छी बात ये है, आज मैंने सुना है उमा भारती जी ने भी बोला है कि इन्हें तुरंत निकालना चाहिए, कि अच्छी भाजपा के अंदर भी उसको लेके ये मतलब। लेकिन सवाल ये है कि ये हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और नहीं होने चाहिए ना। आप उनको हटाइए तो सही। अब वो ऐसा ही होता है कि वो जैसे मोदी जी प्रज्ञा ठाकुर को कभी मन से माफ नहीं कर पाए, उधर टिकट देके दिखा भी दिया, तो वो माफ भी नहीं करते हैं और दिल से दुखी भी होते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई भी नहीं करते हैं। लेकिन एक तो सेना की बात हुई, महिला की बात हुई, लेकिन हमने देखा इससे पहले महिला में तो हिमांशी नरवाल के भी पीछे जिस तरह ट्रोल आर्मी, और उसमें ज्यादातर वही उन्मादी लोग, वही हिंदुत्ववादी लोग, जिसे बार बार कह रही थी सरकार भी, और विदेश, जैसे बताया कि भाई एक तरफ व्योमिका सिंह बैठी हैं, सोफिया कुरैशी बैठी हैं, और मिश्री जी वो कर रहे हैं, बीच में हैं, और वो उन्हें भी उन्होंने ट्रोल किया, उनके भी सोशल अकाउंट को सिक्योर करना पड़ा जी, विक्रम मिश्री जी। तो ये क्या दिखाता है, और क्या वाकई में बीजेपी कोई कार्रवाई करने की तरफ जाएगी? क्योंकि वो ना उगलते बन रहे ना निगलते बन रहे। तो क्या राजनीति सेना और पूरे राष्ट्रीय एकता से भी बड़ी हो गई है क्या, कि जो वो अपने उसे बचा रहे हैं? मुकुल, इसमें ये चीज़ देखिए कि मतलब हो क्या रहा है कि एक सरकार है जो खुद के डिप्लोमेट के साथ नहीं खड़ी है। मतलब एक व्यक्ति आता है, ये तो जाहिर तौर पे सरकारी डिसीजन है और विक्रम मिश्री जो है आते हैं और वो सीजफायर का ऐलान करते हैं कि हमने जम्मू की बातचीत के बाद सीजफायर है। अब ऐसे में किसी व्यक्ति को और उसकी बेटी से जुड़े हुए जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन है उसको आप लीक कर दें, उनको ट्रोल किया जाए, और
मतलब हम उस दौर में भी हैं मुकुल जी कि ये सिर्फ ट्रोलिंग का दौर नहीं है, ये इस तरीके का है कि कब किस पर जो है किस क्षण कोई ट्रोल या कोई व्यक्ति जो है पर्सनली हार्म कर दे, जी जी, फिजिकल अटैक होने फिजिकल लगे, जी। अटैक हो जाए या फिर किसी भी तरीके के दूसरे अटैक हो जाएं, या फिर ये जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है जो देश के दुश्मन है उनके पास चली जाए, तो आपके डिप्लोमेट्स की सुरक्षा का क्या हो? तो हमने भी ये देखा, क्योंकि ये जो कह रहे हैं रवि भी और अदिति ने भी कही अब कि दरअसल इतनी नफरत जगा दी गई है कि अब उसे संभालना मुश्किल हो रहा है, इन्हीं के इनसे खुद ही नहीं संभल रहा है। और मैं बता दूं पहले अपने दर्शकों को साफ तौर पे कि सेना या कोई अधिकारी ना तो युद्ध का निर्णय लेते हैं कि युद्ध करना है, और ना ही युद्ध विराम का। वो सिर्फ उसे एक ऐलान करते हैं कि वो सरकार का क्या फैसला है। इसके पीछे अगर श्रेय मोदी जी को दिया जाएगा कि हमने कोई जीत हासिल करी, तो विफलता का श्रेय भी या विफलता के लिए जिम्मेदार भी मोदी सरकार, मोदी जी ही होंगे। इसमें ना तो विक्रम मिश्री का कोई रोल है, ना कर्नल सोफिया का कोई रोल है। लेकिन अब इस देश में ये चलन हो गया है कि आप मोदी जी या सरकार से या गृह मंत्री से सवाल नहीं पूछेंगे, आप किसी अधिकारी से, किसी अफसर से, किसी पत्रकार से। पत्रकारों ने भी, या जो शांति चाहने वाले थे उन लोगों ने भी जो अपीलें की कि भाई शांति होनी चाहिए, सीज़फायर, उन पर पहले किस तरह हमला किया गया, और जब सरकार ने खुद किया तब उन्होंने अपनी तोप का मुंह उन अधिकारियों की तरफ कर दिया। इस तरह से ये चीजें हो गई हैं। ये बड़ा मुझे लगता है कि खतरनाक है इस देश के लिए। मुकुल जी, एक और जो चीज़ मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा, मैं अभी बहुत सारे लोग राष्ट्रीय सुरक्षा से जो जुड़ी हुए जानकार हैं, चाहे यहाँ के हैं या फिर बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा रहे हैं, सब लोग एक चीज़ को बहुत हाईलाइट कर रहे हैं कि ये जो आपने पिछले 10 साल में, या फिर हालांकि नफरत तो खैर विभाजन की बात से ही हम देख रहे हैं, तो लेकिन 10 सालों में जिस तरीके से शह मिली है उसको ये जो जानकार हैं राष्ट्रीय सुरक्षा के, वो ये बता रहे हैं कि ये एक तरीके का अनड्यू प्रेशर जो है वो सरकार के ऊपर भी क्रिएट कर रहे हैं और बाकी इंस्टीट्यूशन के ऊपर भी क्रिएट कर रहा है। और जैसे मान लीजिए एक सेंसिटिव सिचुएशन है जहाँ पे आपको सेंसिटिवली चीज़ों से डील करना है, पर्टिकुलरली जिस सिचुएशन में हम थे, और जो हमने देखा जिस तरीके से मीडिया ने भी बिहेव किया, जो मुझे समझ में आता है कि इट वाज ड्रिवन बाय हेट। तो ऐसी सिचुएशन में जब आप सेंसिटिविटी खो देंगे तो आप क्या करेंगे? ये एक सवाल है ना कि आप युद्ध के माहौल में हैं, आपको कुछ डिसीजन, सेंसिटिव डिसीजन लेने हैं, लेकिन आप एक अनड्यू पब्लिक प्रेशर में आ जाएं तो आप क्या करें? पर वही है, जैसे मैंने कई लोगों ने ये हुआ कि देखिए अब तो सीज फायर चाह रहे थे, सीज फायर हो गया। सीज फायर सब चाह रहे थे, हम जैसे लोग तो बिल्कुल चाह रहे थे, लेकिन उसके तरीके पर कि किस तरह से सीज फायर हुआ और किस तरह अचानक, उस पर तो चीजें हैं। एक छोटी सी बात मैं इसमें जोड़ना चाहूंगी, जो मुकुल ये रवि कह रहे हैं कि ये हेट के माहौल का ही एक ये चेहरा है जो भाजपा के मंत्री ने सोफिया कुरैशी के लिए कहा है। और इसमें मैं ये भी बोलना चाहूंगी कि इसमें एक गोदी मीडिया जिसे हम कहते हैं, उन लोगों ने क्या इसे मुद्दा बनाया, क्या उनको कटघरे में खड़ा किया? पहली बार वैसे मैं कुछ जगह देख रहा हूँ, मैंने देखा कुछ टेलीविजन पर, उन्होंने हाँ इसे एक मुद्दा बनाया और कहा कि ये एक बहुत अभद्र टिप्पणी थी। ये अच्छी बात है, क्योंकि इसे एक पहली बार, क्योंकि मैंने कहा क्योंकि कोर्ट ने संज्ञान लिया, शायद कोर्ट संज्ञान ना लेता, और इन्होंने पूरी कोशिश की। देखिए एफआईआर दर्ज नहीं की थी पहले, कोर्ट के आदेश पर एफआईआर, उसने कहा 4 घंटे में एफआईआर चाहिए। फिर ऐसी एफआईआर की जिसमें वो गुनाह का जिक्र नहीं था, जो उन्होंने किया वो जिक्र नहीं था। उन्होंने कहा ये तो बिल्कुल कमजोर एफआईआर है, केस ही रद्द हो जाएगा, इसे दोबारा कीजिए, दोबारा कीजिए। वो सुप्रीम कोर्ट भागे, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार दिया। फिर आज जब हम बात कर रहे हैं 16 मई को सुप्रीम कोर्ट में इस पर बातचीत, सुनवाई चल रही है, देखते हैं क्या होता है। लेकिन अंततः यह है कि अगर वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद या किसी और उसमें प्रेशर में वो भी दे दें, लेकिन उनकी मंशा बिल्कुल नहीं है कि वो इस्तीफा दें या छोड़ दें। तो ये एक दिखाता है कि आप बातें बड़ी बड़ी कर लेते हैं, राष्ट्रभक्ति की, महिला सम्मान की, लेकिन बेटी बचाओ की, और अंततः इस पर कम से कम मोदी जी को बोलना चाहिए था। और मैं जो कहता हेट वाली बात, बस मैं आखिरी से बात खत्म करूं, क्योंकि हमने देखा, चाहे वो, इसलिए बड़े बूढ़ों ने कहा कि तोल मोल के बोल। जब आप सत्ता में या कुर्सी पर नहीं होते या किसी पद पर नहीं होते, तब तक आप कुछ भी बोल रहे थे। आप मुख्यमंत्री थे तो आप कह रहे थे कि लव लेटर लिखना बंद कीजिए, अमेरिका क्यों जाना, पाकिस्तान जाइए।
संसद में गृह मंत्री बोल रहे थे कि वो उन्होंने अगर सीज फायर 3 दिन रुक जाता है, कुछ दिन रुक जाता तो हम पीओके ले लेते। अब लोग पूछ रहे हैं कि भाई आपने क्यों सीज फायर रोक दिया? तो हमेशा उसके लिए नेहरू जी और इस सबको जिम्मेदार ठहराना और एक ये जगाना कि हम होते तो ये कर लेते, अब आप हैं तो क्या कर रहे हैं। तो इसकी वजह से भी एक उनके प्रति मुझे लगता है कि जो उन्हीं के भक्त हैं, जो बीजेपी समर्थक हैं, जिन्होंने बड़ी संख्या में वोट दिए, वो भी सवाल उठा रहे हैं। हम तो ये खुश है कि चलिए सीज फायर हुआ, हमें इस पर आपत्ति है कि हमें इसमें तीसरा चौधरी नहीं चाहिए, इसमें तीसरा मध्यस्थ हमें नहीं चाहिए। हम ये चाहते हैं कि भारत पाकिस्तान बैठकर ही इसका हल करे और आतंकवाद पर ठोस बात हो, ये भी हम चाहते हैं। लेकिन देखिए अब क्या होता है, राजनीति यही है कि आप वही है कि जैसा आप बीज बोएंगे वैसे ही फल उगेगा फिर, तो वही सारा उन्माद का दौर है। पर मुझे लगता है कि इस पर कोर्ट ने जो इंटरवेंशन किया है वो एक महत्वपूर्ण है, और इससे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी जिस तरह की चीजें टिप्पणी आई, मुझे लगता है कि इस पर थोड़ी सी रोक लगेगी, पर कितने दिन तक रहेगी कह नहीं सकते। तो मुझे लगता है कि आज इन बातों पर, इन 3 मुद्दों पर जो चर्चा हुई, मुझे लगता है कि इससे एक संदेश हम ये देने में कामयाब हुए कि बिहार में चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब वहां इस तरह की राजनीति आपको रोज देखने को मिलेगी। इस पर ये चलता रहेगा, क्योंकि ये एक दिन एकदम से कोई हिसाब किताब लगा भी नहीं सकता कि भाई क्या हमने खोया या क्या पाया संघर्ष में या संघर्ष विराम में। लेकिन तीसरे में हम ये कहते हैं कि इस पर रोक लगनी चाहिए, जो ये हेट स्पीचेस हैं और जिस तरह की चीजें महिलाओं के खिलाफ और अल्पसंख्यकों के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ खासतौर से इस तरह से अनर्गल प्रलाप है और उन्माद है, उसे खत्म होना चाहिए। तो शुक्रिया।